ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंच जाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के विचार होते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। इस तरह के एडिटोरियल को, पुरानी तारीख से टैक्स के दुष्परिणाम, ये आप देखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पुरानी तारीख से लगाए जाने वाले टैक्स का मुद्दा हमेशा विवादों में रहा है। और आप देखते हैं कि इसमें हाल के इतिहास में देखें तो वर्ष 2012 में वोडाफोन हचिसन एसआर सौदे में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झटके अर्थव्यवस्था में काफी लंबे समय तक महसूस किए गए थे। और उस मामले में पूंजीगत लाभ कर से जुड़ी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निवेशकों के हौसले पर गहरा आघात किया था। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और उस फैसले से निवेश के एक ठिकाने के रूप में भारत की स्थिति को बड़ा धक्का लगा था और साप्रक सरकार द्वारा लाए गए उस कर प्रस्ताव को दफन करने में करीब दशक भर का समय लग गया। और शीर्ष अदालत के एक हालिया फैसले से उस डरावने दौर ने नए सिरे से दस्तक दी है। यह ताजा मामला खनिजों और खनन भूमि पर राजस्व के मामले में राज्यों द्वारा कर वसूलने से जुड़ा है और जिसे 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। और इस फैसले से खनन कंपनियों पर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक का वित्तीय बोझ पड़ेगा। और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ही करीब 70,000 करोड़ रुपए वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है। और इस फैसले से जहां झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के खजाने की झोली भरेगी, लेकिन इससे बुनियाद मुकदमेबाजी के लंबे सिलसिले के जोर पकड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। साथ ही भारत में प्रतिकूल एवं अप्रत्याशित नियामकीय परिवेश को लेकर जो धारणाएं बनेंगी वे आर्थिकी को लंबे समय तक डराती रहेंगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के गुण दोषों पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस प्रतिगामी टैक्स की प्रकृति को लेकर कुछ तत्वों को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो यही कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किसी भी देश के आर्थिक परिदृश्य एवं कानूनी सुनिश्चितता की राह में अवरोधक बनने के साथ ही तत्कालिक वित्तीय प्रभाव से परे भी अपना दूरगामी असर दिखाता है। और ऐसे टैक्स से निवेशकों में एक अनिश्चितता बनी रहती है और पता नहीं उन्हें किस मामले में पिछली तारीख से कर अदा करना पड़ जाए और इससे उनका संभावित निवेश प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। और विशेष तौर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के मामले में यह और ज्यादा दिख सकती है, क्योंकि विदेशी निवेशक ऐसे विवादों से बचना चाहते हैं। अर्थशास्त्री देसाई और धर्मपाल 2009 द्वारा यह रेखांकित भी किया गया है कि कर अनिश्चितता का एफडीआई में गिरावट से सीधा संबंध होता है। और यह बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि कंपनियां अपना निवेश वहां करना चाहेंगी जहां उन्हें नीतिगत मोर्चे पर अधिक स्थायित्व एवं स्थिरता महसूस होगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तमाम मामले ऐसी मिसालों से भरे हुए जहां बाद में आप देखिए उसके आर्थिक दुष्प्रभाव भुगतने पड़े। और इस प्रकार के टैक्स से कानूनी परिदृश्य पर अनिश्चितता कायम होती है। और सहजता से समझे तो कोई भी उद्यमी या कंपनी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही अपने कारोबारी फैसले करते हैं, और मगर ऐसे टैक्स के चलते उन्हें उस व्यवस्था के अनुरूप भी कर अदायगी करनी पड़ सकती है और जिसका उस समय कोई अस्तित्व भी ना हो जब उन्होंने उस उक्त उद्यम शुरू किया हो। और इससे कानूनी व्यवस्था में भरोसा घटता है और मनमाने तौर तरीकों की एक खतरनाक मिसाल कायम होती है। कई आर्थिक अध्ययन यह पुष्ट कर चुके हैं कि सतत एवं टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी केंद्रित परियोजनाओं पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नीतियां नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कानूनी दृष्टांत भी ऐसे उदाहरण से भरे हुए। अर्थशास्त्री मजहर एवं मूर 2013 का शोध दर्शाता है कि इस प्रकार की नीतियां कैसे कानूनी विवादों को बढ़ा देती हैं और इससे करदाताओं को और सरकार पर बोझ पड़ता है, क्योंकि इसमें लागत से लेकर संसाधन आवंटन के पहलू जुड़े होते हैं। इसका परिणाम आर्थिक गतिविधियों की गति मंद पड़ने के रूप में निकलता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से करदाताओं के अधिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक करदाता मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप ही आर्थिक नियोजन करता है
और इन अधिकारों का क्षरण टैक्स प्रणाली के प्रति अविश्वास बढ़ाता है और जिससे कर अनुपालन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि करदाता को टैक्स प्रणाली अनुचित व अनिश्चित प्रतीत हो सकती है। यह टैक्स प्रशासनिक मोर्चे पर भी तमाम चुनौतियां बढ़ाता है और इस प्रकार के टैक्स को लागू करने के लिए वित्तीय अवधियों का नए सिरे से आकलन करना पड़ता है और जिससे टैक्स प्राधिकारी संस्था से लेकर करदाताओं पर बोझ पड़ता है और इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत जटिल और समय खपाने वाली होती हैं और जिन पर काफी खर्चा भी होता है। इन पर होने वाले संसाधनों को लोक प्रशासन के किसी अन्य मोर्चे पर व्यय करना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है और इस बढ़े हुए प्रशासनिक बोझ से अक्षमताओं और गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है और कर प्रणाली की जटिलताएं बढ़ने के साथ ही मुकदमेबाजी के आसार भी बढ़ जाते हैं। ऐसे माहौल में नवाचार और उद्यमिता की भावना कुंद पड़ जाती है। भविष्य में अप्रत्याशित कर देनदारी स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा नए उपक्रम आरंभ करने में हिचक का कारण बन सकती है और विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां व्यापक अग्रिम निवेश चाहिए होता है। और आप देखेंगे नवाचार पर ऐसा प्रहार किसी भी देश की आर्थिक गतिशीलता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालते हुए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की उसकी क्षमता को कमजोर कर सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसे खेलने से भारत को बचना चाहिए और इससे तत्कालिक तौर पर भले ही कुछ राजस्व की प्राप्ति हो जाए, लेकिन निवेशकों के भरोसे पर आघात, कानूनी अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता के रूप में भारी दूरगामी कीमत चुकानी पड़ती है। और यदि भारत को निवेश के एक विश्वसनीय ठिकाने के रूप में स्थापित होना है तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बजाय पारदर्शी एवं सुस्पष्ट नीतियों को अपनाना होगा, अन्यथा हम छोटे से लाभ के लिए बड़ा नुकसान करते रहेंगे। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एवं सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन दोनों लोगों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो यह आर्टिकल इनके द्वारा लिखा गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। एकता के संदेश पर अनावश्यक आपत्ति। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए वक्तव्य वटेंगे तो कटेंगे पर रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ आसन्न संगठनों के प्रति मूल समाज को सचेत कर रहे, इस पर आपत्ति की। ये राजनीति की बात हो रही है। देखिए आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर। अब आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोला तो उनके सपोर्टर कहेंगे अच्छा बोला, उनके विरोधी कहेंगे कि इस तरह के भाषण मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। मुस्लिमों पर वो आप देखिए हिंदुओं मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। शिष्टाचार की महत्ता। जीवन और जंगत की एकता का नाम ही शिष्टाचार है। ऐसा कार्य व्यवहार जो परस्पर प्रेम को मुखरित करते हुए मानवीय मानबिंदुओं को सहज ही सुप्रतिष्ठित करे। जिस भारतवर्ष के लोग अपने मधुर आचार विचार से विश्व मंच पर वंदनीय होते थे तथा समग्र विश्व भारत की शिष्टाचार के समक्ष नतमस्तक था, आज उसी के देश में संकीर्ण स्वाद की रोटियां सेंकने वालों की दुर्भी संधि का शिकार होकर नैतिकता का मुकुट शिष्टाचार लाचार दिख रहा है। भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति शिष्टाचार को पीठ दिखाकर केवल औपचारिक व्यवहार का प्रदर्शन कर स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहा है। माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, धागा, मन के सुमेरु और मुकुट। ये आप देखेंगे क्या, मुकुट और फूलना। धागा है मधुरवाणी, मन के हैं विभिन्न सांस्कृतिक और मान्यताओं के लोग, सुमेरु है अनेकता में एकता एवं भिन्नता में अभिन्नता की पवित्र भावना, फूलना है शिष्टाचार का मधुर मुकुट। सृष्टि के उषाकाल से ही यही चारों हमारी समुदात भारतीय संस्कृति सभ्यता के 4 मुख्य स्तंभ रहे हैं। और आज आप देखिए समाज में समाज शिक्षित तो है किंतु सुशिक्षित नहीं हो पा रहा है। कारण है व्यवसायिक बुद्धि की प्रधानता। प्राचीन और अर्वाचीन के संगम में जब तक शिष्टाचार की सरस्वती प्रवाहित नहीं होगी तब तक मानव समाज मानव होने के गौरव से वंचित ही रहेगा। गिद्ध बहुत ऊंचाई तक पर उड़ता है किंतु उसकी दृष्टि सड़े गले मांस पर होती है। यही आज के शिष्टाचार से रहित तथाकथित लोगों की स्थिति है। हमारे देश में जितने भी संत महापुरुष हुए उनमें उनके आचार विचार सहजी, सत्यनिष्ठ और कर्तव्य बोध परक, मधुर मानवता के संपोषक रहे। यदि हम भी अपने देश, नगर, ग्राम, समाज को एक आदर्श रूप में देखना सुनना चाहते हैं तो हमें अपने संस्कृति के मुख्य स्वरूप शिष्टाचार को मन, वचन और कर्म से अपनाना ही होगा। हमारी जो संस्कृति है ना, ये हमें बहुत अच्छा इंसान बनाने की बातें करती है, लेकिन हम उसे माने, उस तरफ बढ़ें तब तो। अब देखिए लोगों को झूठ पसंद नहीं है लेकिन बोलना झूठ पसंद है। न्याय में देरी।
जो जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख कर न्याय तंत्र की एक गंभीर समस्या को रेखांकित किया है। उन्होंने लंबित मुकदमे के कारण आम आदमी को होने वाली समस्याओं का जिक्र किया है, उस पर अविलंब ध्यान दिया जाना ही चाहिए। और क्योंकि लंबित मुकदमा का बोझ बढ़ता जा रहा है, यह बोझ निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ रहा है। चिंताजनक यह है कि इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा खूब होती है और चिंता भी जताई जाती है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए वैसे ठोस कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं जैसे आवश्यक हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने लंबित मुकदमों के साथ साथ न्याय में देरी पर भी चिंता जताई है और स्थगन संस्कृति पर लगाम लगाने पर बल दिया है। और यह वह संस्कृति है जो तारीख पर तारीख के सिलसिले के लिए जिम्मेदार है। इस संस्कृति को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्याय में देरी का कारण बनती है। इस उक्ति को चरितार्थ करती है कि न्याय में देरी अन्याय ही है। राष्ट्रपति ने न्याय में देरी का उल्लेख करते हुए यह कहकर आम आदमी की मनोदशा का सटीक चित्रण किया है कि वह अदालतों में जाते हुए उसी तरह घबराता है जैसे कोई अस्पताल जाता है तो वहां उसकी घबराहट बढ़ जाती है। और उन्होंने इसे विलय कोर्ट सिंड्रोम की जो संज्ञा दी है वह बिल्कुल उपयुक्त है। उन्होंने यह भी बिल्कुल सही कहा है कि न्याय प्रक्रिया की जटिलता के कारण अब आम आदमी अदालतों का दरवाजा मजबूरी में ही खटखटाता है। न्याय में देरी के चलते लोग मानसिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, आर्थिक संकट से भी दो चार होते हैं। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि यदि 10 से 20 साल बाद न्याय मिले तो उसे न्याय कैसे कहा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि वह जब समय पर न्याय न मिल पाने के कारण आम आदमी को होने वाली परेशानियों की चर्चा कर रही थी, तो उस समय सभागार में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री भी उपस्थित रहे। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कार्यपालिका और विधायिका उन कारणों से परिचित है जिनके चलते समय पर सुगम तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए। और इससे इंकार नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने और समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए और लेकिन अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो पा रहे हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चुका है कि अदालतों के कामकाज का तौर तरीका बदला जाए। यह तौर तरीका जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बदलने की आवश्यकता है। और हमारे देखिए न्याय व्यवस्था पर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं कि बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस चलता है। सीमांत क्षेत्र में अपराध, तो सुरक्षा के लिए सतर्कता आवश्यक है। जब सुरक्षा में ढील हो तभी अपराधी सक्रिय होते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमांत जिलों में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और आप देखेंगे कि पड़ोसी राज्यों से अपराधी आसानी से विदेश में घुसकर अपराध कर फरार हो रहे हैं। सोलन, ऊना, कांगड़ा जिलों में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। ऊना जिला में एक सप्ताह में ही लूटपाट की गई घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें संलिप्त कई लोग पकड़े भी गए हैं। शनिवार को भी अमृतसर से लूटपाट के 2 आरोपित पकड़े गए। सोलन जिला में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई है और इस मामले में अब तक 12 लोग पकड़े जा चुके हैं। शुक्रवार को पठानकोट से अपहृत 6 वर्षीय बच्चे को नूरपुर के गांव में से बरामद किया गया, जबकि आरोपित फरार है। प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि आरोपित कैसे विदेश में आ रहे हैं। बिना नंबर या फर्जी नंबर की गाड़ियां कैसे आ रही हैं? क्या प्रवेश द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मचारी इनकी जांच नहीं करते हैं? यह भी देखा जाना आवश्यक है कि प्रवेश द्वार पर पर्याप्त पुलिस कर्मचारी हैं और पुलिस व प्रशासन को सीमा पर चौकसी बढ़ानी चाहिए और प्रदेश में आने वाले वाहनों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पड़ोसी राज्यों से नशीले पदार्थों की तस्करी भी बढ़ी है। ऊना जिला में हर दिन अन्य राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ पकड़े भी जा रहे हैं। प्रदेश के लोगों को भी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दे दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य राज्यों के लोगों को किराए पर कमरे देने से पहले उनके बारे में हर तरह की जानकारी ले ली जानी चाहिए। उनका पंजीकरण पुलिस के पास करवाना चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। चलिए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए। साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सतर्कता। साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध शब्द कोई नया नहीं है। आपके डिजिटल डेटा की चोरी से लेकर आपके बैंक अकाउंट में जमा रकम भी तो जो दूर बैठकर हिसाब कर दे या फिर आपको बातों के जाल में फंसाकर आपसे ही अपने अकाउंट में करा ले या फिर आपको कहानी सुनाकर डराकर मोबाइल कॉल में फंसाकर पैसा ऐंठे, ये सब साइबर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस मामले में डिजिटल अरेस्ट एक नया प्रकार का जुड़ गया है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा जागरूक रहिए। वस्तुतः साइबर ठगी करने वालों ने पैसा ऐंठने के लिए एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया। सीधे साधे लोग उनके बिछाए जाल में फंसकर डर जाते हैं। इस बिल्कुल नए तरीके के अपराध में अपराधी आपको पुलिस अधिकारी, सीबीआई या फिर कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं, किसी पार्सल आदि के नाम पर एक पटकथा तैयार करते हैं और फिर आपको गिरफ्तारी का भय दिखाकर आपके घर में ही कैद होने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक उनकी मंशा पूरी ना हो जाए, इस तरह
डराकर आपको वीडियो या ऑडियो कॉल में कैद करने की क्रिया को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। ये शब्द जरूर याद रखिए, टर्म याद रखिए। कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस आपको ना तो वीडियो कॉल करती है और ना ही फोन कॉल से कार्यवाही का गिरफ्तारी की धमकी दे सकती है। इस बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पर आप ऐसे कॉल की सूचना दे सकते हैं या फिर स्थानीय थाने की साइबर शाखा में भी शिकायत दे सकते हैं। यदि कभी आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव कर ली और कोई आपको डराते हुए धमकी दे रहा है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर दूसरे फोन की मदद से उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डरे बिल्कुल नहीं, उसको कड़ाई से प्रति उत्तर दें और ब्लॉक कर दें। और बस आप सभी को यह याद रखना है, कोई भी अधिकारी आपका कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी ऐसी सूचना गिरफ्तारी का डर नहीं दिखा सकता है। यदि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और ऐसे कॉल आते ही अलर्ट हो जाएंगे तो ठगों को जवाब देते हुए उसे ब्लॉक कर पाएंगे। साथ ही आधार की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए मास्क आधार कार्ड की प्रति डाउनलोड कर, जिसमें आधार की आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं, शेष संख्या छिपी रहती है, वह आधार कार्ड भी उतना ही मान्य है। होटल आदि में वहां आधार कॉपी जमा करें ताकि उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। बैंक आदि समय पर आपको सतर्कता संबंधी मैसेज भेजते रहते हैं, उन्हें पढ़ें और निर्देश का पालन करें, क्योंकि आपकी सतर्कता जागरूकता ही आपको साइबर अपराध से बचा सकती है। थोड़ा जागरूक रहिएगा। ये जानकारी इस तरह के क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हैं तो ये सब बता सकते हैं आप लोग। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिए, देखना हुआ करे तो। उच्च शैक्षणिक संस्थान अनिवार्य उपस्थिति के मानदंडों पर पुनर्विचार की बात हो रही है, इसे भी देख लेते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता। देश के कई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यह देखा जा रहा है कि छात्रों की अनुशासनहीनता को रोकने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाने के लिए नियम लागू किए गए और देश के कई विश्वविद्यालयों तथा समृद्ध डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं की 75% से ज्यादा उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन क्या यह वास्तव में इसकी आवश्यकता है या यह एक बेड़ी बनती जा रही है, और इस विषय पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। आज के समय में शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के अनेक मोड उपलब्ध हैं। छात्रों को यह विकल्प मिलना चाहिए और कि वे अपनी शिक्षा के लिए कौन सा तरीका चुनते हैं। और कुछ शिक्षाविदों का तरक है कि कॉलेज जाना एक वैकल्पिक होना चाहिए, ना कि एक बाध्यता। जब उपस्थिति स्वैच्छिक होती है तो छात्रों पर कक्षाओं में निरंतर उपस्थित रहने का दबाव कम होता है और जिससे वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख सकते हैं। स्वैच्छिक उपस्थिति छात्रों को उनके शैक्षणिक जीवन के अन्य पहलुओं जैसे इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्वयं सेवा कार्यों में शामिल होने का अवसर देती है, जो उनकी शिक्षा को अधिक व्यापक और उपयोगी बनाती है। न्यायालय ने आप देखिए सही ही का यह दृष्टिकोण अपनाया है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर कक्षा में अनिवार्य उपस्थिति के नियमों का असर पड़ता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। जब छात्रों को अनिवार्य उपस्थिति की सख्ती का पालन करना पड़ता है तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक समिति गठित करने की पेशकश की है जो उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करेगी। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगी कि उपस्थिति के मानदंड न केवल शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक हों, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई को भी ध्यान में रखें। समय प्रबंधन का कौशल तो आप देखिए आज के युग में यह एक महत्वपूर्ण गुण है कि जब छात्र स्वैच्छिक उपस्थिति के माध्यम से अपने समय का प्रबंधन करते हैं तो वे न केवल अपने अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, बल्कि अन्य शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी बढ़ जाती है। यह अनुभव उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सहायक होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ हद तक उपस्थिति की अनिवार्यता आवश्यक है, किंतु यह भी सत्य है कि अनुशासन केवल अनिवार्यता के माध्यम से नहीं बल्कि छात्रों में शिक्षा के प्रति स्वाभाविक रुचि और जिम्मेदारी का विकास करके भी प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप देखते हैं कि उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती तो छात्र अपनी पढ़ाई के तरीके को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जिससे उनकी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अनिवार्य उपस्थिति से यह मान लिया जाता है कि सभी छात्र एक ही तरह से सीखते हैं, जबकि हर छात्र की सीखने की शैली अलग हो जा सकती है। कई छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। अनिवार्य उपस्थिति उनके लिए पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई पैदा कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए
यह समझना आवश्यक है कि निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी करते हैं। ऐसे में अनिवार्य उपस्थिति का पालन करना उनके लिए कठिन हो जाता है। और यह भी देखा गया कि अनिवार्य उपस्थिति नियमों के कारण कई छात्र कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित हैं लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं। यह न केवल शैक्षणिक और सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है बल्कि शिक्षकों के लिए यह भी एक चुनौती बन जाता है कि वे एक निष्क्रिय वर्ग के साथ कैसे प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करें। ऐसे माहौल में शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है क्योंकि छात्रों का ध्यान कक्षा में होने के बजाय केवल उपस्थिति अंक प्राप्त करने पर केंद्रित हो जाती है। अब आप देखिए अनिवार्य उपस्थिति को लेकर ये सब चिंताएं जताई जा रही हैं और उपस्थिति अनिवार्यता के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है। अब आप देखिए इसकी चिंताएं बता दी, अब समर्थन में क्या कहा जाता है ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन और समय की पाबंदी का विकास होता है। हालांकि इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि अनुशासन का विकास अनिवार्य उपस्थिति के बजाय शैक्षणिक सामग्री पद्धतियों में नवाचार एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके भी किया जा सकता है। और शिक्षण के प्रभावी तरीकों का प्रयोग जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंटरेक्टिव सत्र उपस्थिति के बजाय छात्रों की स्वाभाविक रुचि और अनुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे की राय की बात करें तो शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा में उपस्थिति होने के लिए प्रेरित करें और परंतु इसके लिए दंडात्मक उपाय अपनाना सही नहीं है और उन्हें शिक्षण को रोचक और प्रासंगिक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वयं कक्षा में आने के लिए प्रेरित हों। संस्थानों को उपस्थिति के लिए एक न्यूनतम मानक निर्धारित करना चाहिए और जिससे छात्रों की स्वतंत्रता उनके शैक्षिक हितों के बीच संतुलन बना रहे। और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थिति अनिवार्यता का मुद्दा एक जटिल बहुआयामी विषय है जिसे केवल एक तरफा दृष्टिकोण से नहीं सुलझाया जा सकता है और इसके लिए संस्थानों और आप देखेंगे छात्रों शिक्षकों के बीच समन्वय संवाद आवश्यक है ताकि एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण निर्मित हो सके जो न केवल शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा दे बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करे। और आप देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनाना और इसके लिए उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। और वर्तमान में आप देखिए कक्षाओं में अनिवार्य उपस्थिति के नियमों पर पुनर्विचार करना जरूरी हो जा गया है ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और संवेदनशील और प्रभावी बन सके। यह केवल शिक्षण पद्धतियों का सुधार नहीं होगा बल्कि शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण का भी परिमार्जन होगा जो भविष्य की शिक्षा को नवाचार की ओर प्रेरित करेगा। अच्छा है लिखा जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है और आज के समय में आप देखिए पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज के समय में अगर आपकी दिलचस्पी शिक्षा को छोड़िए खेल के क्षेत्र में है तो उसमें भी कैरियर अच्छा बनाया जा सकता है। तो हमारे देश में आमतौर पर यह कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब होंगे खराब। यह कहावत अब भूली बिसरी बात होती जा रही है। अब खेलते कूदने वाले आइकन भारतीय युवाओं के दिनों पर राज कर रहे हैं और यही कारण है कि अगर दिन में स्कूलों और कॉलेजों में भीड़ नजर आती है तो शाम को खेल अकादमियों में दौड़ती हुई युवाओं की भी भरमार है। और भारत में एक मिथ यह भी धीरे धीरे टूट रहा है कि खेल से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है क्योंकि अब बाजार को भी स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर केवल रोहित धोनी या विराट कोहली नहीं दिखते बल्कि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पीवी सिंधु आदि भी दिखते हैं। लिहाजा बड़े शहरों के चौराहों पर व्यस्त विज्ञापनों में इनकी तस्वीर भी दिखाई दे जाती है। खेलों में भारत की तस्वीर बदल रही है लेकिन इस मामले में अग्रणी देशों में शुमार होने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा और इस मामले में फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले चीन से हमें बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। मसलन चीन प्रतिभाओं को बहुत कम उम्र में चुन लेता है। इन लड़के लड़कियों को ओलंपिक में पदक हासिल करने लायक बनाने के वक्त तक मदद करता है। इन प्रतिभाओं को जो ही नेशनल सेंटर में दाखिल किया जाता है उनकी जवाबदेही सरकार की हो जाती है और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी होती है, जहां तक अपनी शिक्षा के बारे में भी नहीं। लेकिन भारत में हम खेल की कीमत पर शिक्षा पर ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं अरे अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए और आप देखिए हमारे देश में सरकार भी तभी मदद करती है जब वो कोई मेडल जीत के लाए। उससे पहले अगर आप देखिए जो पैसा लुटाया जाता ना, अगर सोचिए कि शुरुआत से स्कूली टाइम से अगर आप देखते हैं कि खेल में प्रतिभाओं के लिए वो खर्च किया जाए तो और भी हमारे यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, सब मेडल जीत के आएंगे। हम भी चाइना को अमेरिका को टक्कर दे रहे होंगे। समय की मांग है कि देश में तहसील, उपखंड या अनुमंडल स्तर पर खेल स्कूल स्थापित किए जाएं, वहाँ खेल ही प्रमुख पढ़ाई हो और बाकी पढ़ाई का ज्यादा बोझ ना हो।
इन स्कूलों में ऐसे अत्याधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया जाए जहां खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे अमेरिका, चीन, रूस जैसे खेलों में अग्रणी देशों के खिलाड़ियों को मिलती है। इन स्कूलों में उन चुनिंदा प्रतिभाओं को तराशा जाए जिनमें हुनर की कमी ना हो। अगर हम 10 से 11 साल के बच्चों लोग को लेकर इस तरह से तैयारी करेंगे तो बहुत जल्द बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें प्रति माह भत्ता या पारिश्रमिक मिले तो युवा उनके परिवार वाले खेलों को भी करियर की तरह देखेंगे और जिससे देश में खेल संस्कृति विकसित होगी। आज क्रिकेट, बैडमिंटन और ये आप देखिए काकी जैसे खेलों में लीग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। क्यों ना इस लीग प्रणाली को शेष भारतीय खेलों में भी प्रयुक्त किया जाए, जिससे भविष्य में अन्य खेलों के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर, आर्थिक स्थिरता मिल सके। अब समय आ गया है कि अब सभी खेलों संघों में भी सफाई अभियान चलाकर संगठनों का प्रबंधन अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने का जिम्मा पेशेवर और सक्षम पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाए, ताकि खेलो इंडिया कार्यक्रम देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जन आंदोलन का रूप ले सकता है तथा भारत खेलों में महाशक्ति भी के रूप में भी उभर सके। अच्छा लिखा गया है। ये सब आप लोगों को जो देखिए, अब आपसे कहीं पूछ ले कि अभी ओलंपिक में जो हमारा निराशा ही कहिए, जो हम लोग चाइना की, अमेरिका की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या कारण है? तो कारणों को, जो कमियां हैं उनको भी लिखिए, जो उपाय हो सकते हैं आपकी तरफ से सुझाव वो भी देखना चाहिए आपको, और सरकार की तरफ से जो पहले की जा रही हैं उन पर भी आप लोगों को बातें करना चाहिए। मैं कहता हूं कोई भी पक्ष छूटे ना, इस तरह से आंसर लिखना है, निबंध लिखना है। चलिए, तो इस तरह से बाकी आपको जो आर्टिकल पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि राजनीति से प्रेरित रहते हैं तो मुझे लगता है फिर छोड़िए ना, जो काम के हैं उन पे बात करते हैं, और फिर भी पढ़ना है तो आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये दैनिक जागरण के जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, उनकी कहानी है। एक आर्टिकल आपका जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम की डिमांड का उसी लेवल का रहता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते कदम। और देखिए हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण था और उससे साबित हो गया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। अब उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है और अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमें कई नई तकनीकों का विकास करने में सक्षम बनाया। उपग्रह और संचार, जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान जैसी सुविधाएं अंतरिक्ष अनुसंधान की ही देन है। अंतरिक्ष अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग हमारी पृथ्वी की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न देश मिलकर काम करते हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और वैश्विक समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। पिछले कुछ दशक में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। भारत का अंतरिक्ष अभियान 1962 में शुरू हुआ था, जब विक्रम साराभाई की पहल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक व्यापक भूमिका निभाई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसरो को इस विभाग के अधीन लाया गया। इन सभी पॉइंट याद रखिएगा। शुरुआती वर्षों में इसरो ने छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने रॉकेट प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे इसने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया और अधिक जटिल अभियानों को अंजाम दिया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान था। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है। मंगलयान ने बहुत कम बजट में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर एक नया इतिहास रचा है। हाल ही में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य मिशन शुरू किया और आप देखिए सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करेगा, हमारे सौर मंडल की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली विकसित की और जो भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है और इसने कई प्रकार के उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और जिनमें संचार उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नौवहन उपग्रह और प्रायोगिक उपग्रह शामिल है। इसरो ने एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित कर ली है और इससे न केवल प्रक्षेपण में लागत में कमी आई, बल्कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक में भी एक नया आयाम जुड़ा है। इसरो ने अधिकतर तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित किया और जिससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। PSLV का एक ऐसा रॉकेट है कि
जो कई उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेज सकता है। जीएसएलवी मार्क 3 भारी उपग्रहों को विक्षेपित करने में सक्षम है। क्रायोजेनिक तकनीक में महारत हासिल कर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और क्रायोजेनिक तकनीक में अत्यंत कम तापमान पर द्रवों का उपयोग किया जाता है। रॉकेटों में आप देखिए क्रायोजेनिक इंजन में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन जैसे अत्यंत ठंडे ईंधन का उपयोग किया जाता है। और आप देखिए क्रायोजेनिक इंजन से रॉकेट को अधिक शक्तिशाली धक्का मिलता है और जिससे भारी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना आसान हो जाता है। और इससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब भारत भारी उपग्रहों को स्वदेशी रूप से विक्षेपित करने में सक्षम है। स्वदेशी तकनीक ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और देश की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ाई है। भविष्य में इसरो अधिक उन्नत तकनीकों को विकसित करेगा जिससे भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन सके। और इसरो ने आप देखिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है जिसका नाम है गगनयान। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना या भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष यान, जीवन समर्थन प्रणाली और अन्य आवश्यक उपकरणों की स्वदेशी रूप से विकसित करने में सक्षम होगा। यह मिशन भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। वह मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। यह मिशन अंतरिक्ष के बारे में नए ज्ञान और जानकारी हासिल करने में मदद करेगा और इससे भारत को अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा। हालांकि मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन तकनीकी रूप से बहुत जटिल होता है और इसमें कई चुनौतियां होती हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यान का डिजाइन, जीवन समर्थन प्रणाली और सुरक्षा उपाय। यह एक महंगा मिशन है, इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। इस मिशन के लिए कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यकता होती है। इसरो इस मिशन को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। गगनयान मिशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण होगा। यह भारत को अंतरिक्ष शक्तियों के समूह में शामिल करेगा। और गगनयान मिशन की सफलता के बाद इसरो का अगला लक्ष्य चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना है। यह मिशन हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी मदद करेगा जानने में और भविष्य में अन्य ग्रहों पर मिशन के लिए एक आधार तैयार करेगा। इसरो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उसका लक्ष्य आप देखिए 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर ले है। इस मिशन में कुल 5 मॉड्यूल होंगे और पहला मॉड्यूल 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। इस स्टेशन में एक साथ कई अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे, वे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इस स्टेशन के लिए भारत अंतरिक्ष में विज्ञानियों के लंबे समय तक रहने और काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। यह स्टेशन अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भविष्य में इस स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने और चंद्रमा या प्रमंगल जैसे अन्य ग्रहों पर मिशन के लिए तैयार करने में किया जा सकता है। इसरो के भविष्य के सतत अत्यंत महत्वाकांक्षी और देश के विकास के लिए अहम है। इसरो की उपलब्धियां न केवल भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाएगा, बल्कि युवाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेगा। अब देखिए हमारी अंतरिक्ष में जो उपलब्धियां हैं वो आप लोगों को बता देना चाहिए, क्या पहले की जा रही हैं आगे के लिए वो भी देख लेना चाहिए। तो एक समग्र अध्ययन जरूर रखा करिए इस तरह के टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। मैं कह रहा हूँ अपना 100% दीजिए और 100% देंगे तो इतना तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। धन्यवाद।